सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज़ बोर एटॉमिक मॉडल। फाइन। बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर हम कुछ पहले देखते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल किसके बेस्ड पे बना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया था कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसके बेस पे बना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये देखिए, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फाइन। बोर का जो मॉडल था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। सेकंड, अब देखो नीट का जो लेवल है वो अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ा रहे हो बट क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आते हैं, ये आते हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? इस साल का देखो नीट का क्वेश्चन क्या आया, नीट 2020 का। दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट 2020। फाइन। क्या क्वेश्चन था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है उसके लिए बोर का मॉडल एप्लीकेबल होता है ओनली। फाइन। तो बोर का मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नीचे डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऐसे याद कर सकते हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती थी, तो बोर मॉडल भी किसके ऊपर है? पार्टिकल नेचर के बेस पे, रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर्स। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स के अंदर हम क्या देखेंगे? पोस्टुलेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि एटम जो है उसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस होता है, ये सब हमें पता है पहले से ही। स्मॉल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं हमें पता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को, जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बैठे हुए होते हैं। ठीक है, एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर के अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये अगर एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे। और हमने जैसा रदरफोर्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। ऐसा ही सेम इसने यहाँ बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री और पाथवे। कैसे? इन सर्कल के अंदर मूव करते होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ये अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस करती है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π। तो MVR, अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ोगे, दैट इज MVR इज इक्वल टू, क्या बोल दिया इसने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, MVR इज इक्वल टू NH/2π। फाइन। M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। V is velocity of electron in this orbit, in this nth orbit. Fine. R is radius of this nth orbit and N is orbit number. Fine. And orbit number is always be whole number. ये ना तो कभी फ्रैक्शनल हो सकता है और ना ही कभी ये डेसिमल के अंदर हो सकता है। ठीक है, दीज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी। एक चीज़ इसने ये और बोल दी कि दीज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, यदि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं तो उसके अंदर उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। फाइन। और इस स्टेशनरी ऑर्बिट्स को उसने क्या बोला? एनर्जी लेवल्स। क्या नाम दिया उसका ऑर्बिट्स का? एनर्जी लेवल्स। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लेना। फाइन। अब इसने एनर्जी ट्रांजैक्शंस के बारे में एक इक्वेशन दी। क्या? कि यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और किसी भी ऑर्बिट्स के लेवल, ऑर्बिट्स वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट अगर मूव करता है तो उसके लिए ये इक्वेशन लगेगी। क्या? इस इक्वेशन का कैसे निकाला इसने कि डेल्टा E इज इक्वल टू, डेल्टा E इज चेंज इन एनर्जी एंड डेल्टा E इज इक्वल टू E हायर माइनस E लोअर। हमेशा ये ही वैलिड होगी
ई हायर माइनस ई लोअर, हायर को उसने बोल दिया En2 माइनस En1, N2 ये हमेशा हायर होगी, चाहे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है चाहे वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो उससे आपकी डेल्टा ई आ जाएगी। व्हाट इज़ डेल्टा ई? डेल्टा ई इज़ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड। फाइन। अब देखो एनर्जी एमिटेड का क्या मतलब होता है, एनर्जी एमिटेड और एनर्जी एब्जॉर्ब, इसका क्या मतलब होता है? यदि वो हायर टू लोअर आ रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर आ रहा है, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है हायर टू लोअर, तो ये जो रिलीज़ होगी दिस इज़, ये एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। बट यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू, एक में ही मैं आपको बता देता हूँ, हायर जा रहा है तो वो एनर्जी गेन करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट मेरे को और बताना था कि ये जो एनर्जी लेवल है इसने उसको कैसे नाम दिया, इसने उसको अल्फ़ाबेटिक में भी नाम दिया और इसने उसको न्यूमेरिकल भी नाम दिया, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और 1 को ही उसने अल्फ़ाबेटिकली बोला K, 2 को L, 3 को M, 4 को N, दिस इज ऑल्सो ना। फाइन। तो ये दोनों उसने उसके अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली उनकी वैल्यू रखी, ठीक है। सो गाइज मैं आपको ये बता रहा था कि ये कंसेप्ट मैं अभी यहीं पे रिटर्न रखने रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं एनर्जी का जब एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आपको ये पॉइंट समझा दूँगा, ठीक है। आप इसके नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत लो, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, आपको मैं ये बता रहा था कि अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशंस, बोर के मॉडल को हमने लगा के क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस निकाले उनको हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा रेडियस का डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, वो भी इसलिए कि एक बार हम देख लें कि फार्मूलाज आए कहाँ से हैं। एट द एंड आपको फार्मूला ही याद करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप इसका डेरिवेशन भी करने बैठते हैं तो इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास एक एडवांटेज रहेगी कि अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आप फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। फाइन। ये ट्रेजेक्ट्री है, ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ये है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है, ये हम ले लेते हैं v, ठीक है। v, ये कोई nth ऑर्बिट है और ये जो है दैट इज़ न्यूक्लियस। तो देखो अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, आप खुद सोचो। अगर इसका एटॉमिक नंबर z है तो अगर इसका एटॉमिक नंबर z है तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, z इंटू ई, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही मल्टीप्लाई बाय z, इतना पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका कूलम्ब्स लॉ कैसे बनेगा, देखो कूलम्ब्स लॉ हमेशा कैसे लगता है सेंट्रल, तो कूलम्ब्स लॉ इसका कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कैसे बनेगा। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, K, Q1 क्या है ZE, ठीक है। और दूसरा Q2 क्या है, फर्स्ट चार्ज तो ZE है, दूसरा चार्ज क्या है E अपॉन में R, और यहाँ पे ये nth ऑर्बिट है तो सब R nth ही ले लेते हैं, तो R nth, R n ले देते हैं, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये किसके बराबर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये जो होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, m v स्क्वेयर बाय r, बट कौन सा v आएगा बताओ, v nth, एम वी स्क्वेयर बाय r, फाइन, दिस इज r स्क्वेयर, ठीक है। और ये r कौन सा nth, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और एक इसने फॉर्मूला क्या दिया था एंगुलर मोमेंटम का, एम वी
R इज इक्वल टू NH/2π। फाइन। और ये जो V है ये भी nth है और R है ये भी nth ऑर्बिट की है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं Rn और Vn, तो हम यहाँ से Rn निकालना है तो हम यहाँ से V की जगह V को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, इस V की जगह यहाँ पे हम V को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आपका Rn निकल के आएगा एंड के अंदर पॉइंट, जब आप वैल्यू पुट कर दोगे सब कुछ सोल्व कर दोगे 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको याद रखना है, वेयर n इज nth ऑर्बिट एंड z इज एटॉमिक नंबर। ये जो इन सब फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है ये मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स की, जिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन की, जिसके अंदर किसी भी बच्चे को रिवीजन फास्ट करना है इस चैप्टर का, सिर्फ क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस का रिवीजन करना है तो वो वहाँ से डायरेक्ट रेफर कर सकता है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला होता है। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब हम देखते हैं दैट इज एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। एनर्जी एट nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 13.6 इन माइनस 13.6 z² बाय n²। इसकी जो यूनिट है वो होगी जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इज बाउंडेड, द सिस्टम इज बाउंडेड। फाइन, पहले मैं आपको दो रिलेशन और बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है और काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है ये कितनी होती है, दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे TE की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितनी होती है KZE अपॉन KZE² अपॉन 2R। ये आप कैलकुलेशन से आती है, डेरिवेशन से, वो डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ बिकॉज कोई काम का नहीं है, आप लोग बस ये याद करना, ये भी याद नहीं करना तो मैं अभी 2 पॉइंट लिखूँगा वो याद करना, दैट इज़ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसका 2 टाइम्स होती है, इसका 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी का, ये आपको पता होना चाहिए। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका -E टाइम्स होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो E के बराबर ही होती है बट माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 टाइम्स होती है, इस टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो हल्का सा मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, वो कंसेप्ट देखना कि जैसे एनर्जी का क्या वैल्यू है माइनस, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस में z² बाय n²। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी और ये माइनस का है तो माइनस में ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस में कम हो रही है, इसका मतलब बढ़ना, तो ये बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल -13.6 ज़्यादा बढ़ा है या -3.4, ऑब्वियसली -3.4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका
इसका रिलेशन। तो अब देखो ये जो चीज़ मैं बोल रहा था, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। जब ये एन चेंज होगा जब ही तो एनर्जी एमिटेड या रिलीज हम निकाल पाएंगे। सो आप देखो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई N2 माइनस ई N1। वेयर यहाँ लिख लो पहले ही, वेयर आपको कन्फ्यूज़न ही ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे लोग बोलेंगे कि अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। वेयर आपको हमेशा क्या करना है, N2 इज़ हायर एनर्जी लेवल एंड N1 इज़ लोअर एनर्जी लेवल। फाइन। सो गाइज अब हम ये देखेंगे कि ये जो इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे आया। ये देखो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। देखो EN2 अगर हम निकालेंगे EN2, तो अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा कितना होता है, -13.6 इंटू में Z², ठीक है, बाय N2 स्क्वायर। फाइन। और EN1 का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू में Z² अपॉन N1 स्क्वायर। फाइन। तो EN2 माइनस EN1 क्या हो गया, -13.6 Z² कॉमन ले लूँ, 1/N² N2 स्क्वायर -1 अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया चेंज इन एनर्जी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई। दिस इज चेंज इन। अगर आपको N2 की वैल्यू, N2 पे एनर्जी की वैल्यू गिवन है, सॉरी N2 की वैल्यू गिवन है, N1 की वैल्यू गिवन है, तो आप डेल्टा ई निकाल सकते हो। फाइन। लर्निंग पॉइंट्स जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। लर्निंग पॉइंट्स, लर्निंग पॉइंट्स के अंदर क्या है, देखो मैं आपको वैल्यू याद करा देता हूँ कि 4 हाइड्रोजन एटम, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, Z मैंने कांस्टेंट मान लिया, दैट इज़ 1। इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी होती है कितनी, -13.6 कितना जूल पर एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, E2 के अंदर अगर आप पुट करके निकालोगे तो वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E3 के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करके निकालोगे तो वो आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और E4 की अगर आप निकालोगे तो आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं, अगर आप इनको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ से पुट करके क्वेश्चन के अंदर निकालनी पड़ेगी। सो ये आप अगर याद कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। सो गाइज इसी के साथ अब हम देख लेते हैं बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस थी। देखो पहला ही पॉइंट इसने जो सबसे हाईलाइटिंग बोला था, दैट इज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की तो कहीं बात ही नहीं करी। तो इसके लिमिटेशंस में पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा कि ही फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसने बोल दिया कि h/2π, ये तो इसने बोल दिया, बट ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने ये तो बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज h/2π, बट ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो फाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन स्ट्रक्चर, वो इसने नहीं बताया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये फिनोमिना भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उस इफेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज ज़ीमैन्स इफेक्ट, ज़ीमैन्स इफेक्ट। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। देखो अब ये आ गया याद करने वाला पॉइंट, तो इसको कैसे याद करेंगे, सुनो। M फॉर मैग्नेटिक, सो M किसके अंदर आता है, ज़ीमैन में, तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा कि मैग्नेटिक वाला ज़ीमैन है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टार्क है। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल।